चैप्टर 298 हेवन और ज़मीन के लिए हृदय स्थापित करना, लोगों के लिए किस्मत स्थापित करना। इस पल जाओ फेंग का मन काफ़ी देर तक उलझा रहा। वो गहरी सोच में डूबा था, खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। सफ़र पूरी तरह शांत था, लेकिन माउंट टाई पर हुई फेंग चन सेरेमनी, एम्प्रेस की घोषणा और क्राउन प्रिंस की नियुक्ति की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। माउंट टाई को केंद्र बनाकर ये खबर बिजली की रफ्तार से पूरे किन एम्पायर के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। चिन की पुरानी राजधानी लिंजी। सुना क्या? चिन स्टेट का जनरल वुआंग असल में फर्स्ट एम्परर का बड़ा बेटा है, और सिर्फ बड़ा बेटा ही नहीं बल्कि लेजिटिमेट हेयर। ये तो पहले ही सुन लिया था, पर कौन सोच सकता था जो मशहूर जनरल वुआंग है वही फर्स्ट एम्परर का बेटा निकलेगा। और उसकी माँ कभी एम्परर की पत्नी थी, पैलेस इंट्रीग्स की वजह से निकाल दी गई, एग्जाइल में जीनी पड़ी। अब जनरल वुआंग सिर्फ जनरल नहीं रहा, उसे ग्रेट किन का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया है। फर्स्ट एम्परर ने फरमान जारी कर दिया है कि वो उसके साथ राज्य का सह शासन करेगा। ये एडिक्ट पूरे साम्राज्य में सुना दिया गया है। भविष्य का सेकंड एम्परर बिना शक जनरल वुआंग ही होगा। कहते हैं ये जनरल वुआंग एक मामूली लॉजिस्टिक्स ऑफिसर से शुरू हुआ था, एक एक कदम अपनी मिलिट्री अचीवमेंट से ऊपर चढ़ा। कौन जानता था कि उसकी पहचान इतनी बड़ी छुपी हुई है। फर्स्ट एम्परर ने पूरे आसमान के नीचे राज्य एकजुट कर दिया। अब अगर जनरल वुआंग जैसे युवराज उनके बाद गद्दी संभालेगा तो किन एम्पायर और भी ज़्यादा समृद्ध युग में प्रवेश करेगा। सुनने में आया है फर्स्ट एम्परर ने जब पहली बार वुआंग को सियानयांग में मिलिट्री रिपोर्टिंग के लिए देखा तभी पहचान लिया था। तब से सच्चाई की गुप्त जांच चल रही थी। सिर्फ वुआंग का लेजिटिमेट बेटा होने का दर्जा वापस देना और उसे क्राउन प्रिंस बनाना ही नहीं, ब्लड वेरिफिकेशन सेरेमनी में भी बड़ा कांड हुआ। क्लैन मिनिस्टर ने टेस्ट का पानी बदल दिया था ताकि पिता पुत्र का रिश्ता साबित न हो सके। पर फर्स्ट एम्परर समझदार निकला। उसने सीधा माउंट टाई के झरने से पानी मंगवाया और अधिकारियों को खुद लेने भेजा। तब जाकर झूठा आरोप टूट गया। अब वो क्लैन मिनिस्टर इंगशी पूरे साम्राज्य का मजाक बन चुका है। 9 मिनिस्टर्स में से एक, इतनी बड़ी पदवी और शक्ति के बावजूद ऐसी हरकत, सच में अफसोसनाक बात है। सिर्फ लिंजी ही नहीं, चिन एम्पायर के हर शहर में, हर सराय और टैवर्न में इंपीरियल फैमिली और नए क्राउन प्रिंस की ही चर्चा हो रही थी। ये खबर पूरी तरह फैल चुकी थी। 3 जिन क्षेत्रों, हैन के इलाके, गहरे जंगल के बीच एक खतरनाक छिपने के ठिकाने में। तुम लोगों ने खबर सुनी? ये खबर हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दर्जनों आदमी इकट्ठा थे। कपड़े सादे और मोटे थे, लेकिन कईयों के चेहरों पर पुराने योद्धाओं वाली कठोरता साफ झलक रही थी। हर जगह फैल चुकी है, कौन नहीं सुनेगा। वही जाओ फेंग फर्स्ट एम्परर का बेटा निकला और अब क्राउन प्रिंस भी बन गया। फर्स्ट एम्परर ही मुश्किल से निपटने लायक है, ऊपर से जाओ फेंग और भी भयंकर योद्धा है। चिन सेना में उसकी प्रतिष्ठा बेमिसाल है। अगर फर्स्ट एम्परर मर गया और ये गद्दी संभाल गया तो चिन एम्पायर कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तब तो हमारे राज्यों को वापस लाने का सपना और पुरखों का बदला सब खत्म। शियांग लियांग का चेहरा गंभीर हो गया। जिफांग, अब क्या करें? हम तो पहले ही अंडरग्राउंड जाकर अपनी शक्ति जमा कर रहे हैं, फिर भी चिन सेना हमें बिना रुके शिकार कर रही है। फर्स्ट एम्परर पहले ही निर्दयी है और जाओ फेंग के तरीके तो और भी क्रूर हैं। अब जब वो क्राउन प्रिंस बन चुका है, भविष्य का चिन का शासक, तो हमारे दिन और भी मुश्किल होंगे। राज्य पुनर्स्थापना भूल जाओ, जिंदा रहना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, अब क्या किया जाए? जाओ फेंग बहुत निर्दयी है। मेरे कुल के 300 लोग उसने कत्ल कर दिए, आधे मर गए, बाकी गुलाम बना लिए गए। अगर वो सम्राट बन गया
तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोग बोलते गए, हर आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। जाओ फेंग उनके लिए सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक भयानक सपना था। जाओ फेंग, वो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर वो सम्राट बन गया तो हम कभी दोबारा नहीं उठ पाएंगे, ज़ांग लियांग ने भारी आवाज में कहा। फिर क्या करें? सबकी नज़र ज़ांग लियांग पर टिक गई। पर अगर वो मर जाए, तब सब कुछ बदल सकता है। ज़ांग लियांग की आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी। वो अब चिन का क्राउन प्रिंस है, इंग ज़ेंग के साथ सह शासन कर रहा है। उसे मारना कैसे मुमकिन है? श्यांग लियांग हैरान था। जाओ फेंग, सिर्फ हम ही उसे मारना नहीं चाहते। चिन के दरबार में भी कई लोग हैं जो उसकी मौत चाहते हैं। और अब जब उसे क्राउन प्रिंस बनाया गया है, तुम्हें लगता है इंग ज़ेंग के बाकी बेटे चुपचाप मान जाएंगे? ज़ांग लियांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ज़िफांग, तुम कह रहे हो कि हम बाकी राजकुमारों के साथ हाथ मिलाकर मौका देखें? श्यांग लियांग की आंखों में रोशनी आ गई। अगर जाओ फेंग जिंदा रहा तो बदला और पुनर्स्थापना दोनों असंभव हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, जाओ फेंग को मारना ही होगा, ज़ांग लियांग ने ठंडे लहजे में कहा। पर फिर भी उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसके गार्ड्स चिन के सबसे इलीट जंग तपे हुए योद्धा हैं। उसका निवास अभेद्य किला है। हमने अनेक असैसिन्स भेजे, पर जैसे ही पास आते हैं पकड़े जाते हैं। जो लोग छुपकर घुसे भी कुछ दिनों में ही पकड़े गए और मार दिए गए। यहाँ तक कि राजमहल के अंदर भी हमारे गुप्त सूचनादाता हैं, फिर भी जाओ फेंग के घर में घुसना नामुमकिन है। तो उसे कैसे मारा जाए? श्यांग लियांग ने गुस्से और लाचारी के साथ पूछा। चिंता मत करो श्यांग भाई, इस बार हमें खुद हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। चिन में जो लोग जाओ फेंग की मौत चाहते हैं, उन्हें ही आगे बढ़ने पर मजबूर करना होगा। अगर हम सामने आए तो सीधा मौत को बुलावा देंगे। हमारी पहली जिम्मेदारी अभी भी यही है, अपनी शक्ति बढ़ाना। सिर्फ तभी हम अपने राज्यों को वापस लाने का सपना देख सकते हैं। ज़ांग लियांग शांत पर खतरनाक दृढ़ता के साथ बोला। बस दुआ है कि शियांग में जो लोग जाओ फेंग से नफरत करते हैं वही हमारा काम कर दें, वरना शायद हमें जिंदगी भर इन अंधेरे जंगलों में छुप कर जीना पड़ेगा। 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोग भारी चिंता के साथ बोले। श्यान यांग, माउंट टाई की फैंगशॉन सेरेमनी से लौटती हुई इंपीरियल प्रोसेशन शहर के करीब पहुंच चुकी थी। शहर के अंदर और बाहर राजधानी की सेना ने रास्ते के दोनों तरफ कठोर पहरा लगा रखा था। श्यानयांग के अनेक नागरिक उत्साह से भरे हुए थे। सबकी नज़रें आगे टिकी हुई थीं, वो पल देखने के लिए जब सम्राट का जुलूस शहर में प्रवेश करे। जैसे ही एम्परर इंग ज़ेंग की इंपीरियल कैरेज नजर आई और उसके तुरंत बाद जाओ फेंग की कैरेज दिखाई दी, पूरा श्यानयांग एक साथ गूंज उठा। स्वागत है फर्स्ट एम्परर, स्वागत है महारानी, स्वागत है क्राउन प्रिंस। 3 अलग-अलग स्वरों की गूंज ने पूरे शहर को हिला दिया। इस पल लोगों की आवाज़ों में जो जज्बा था, वो उनकी दिल से निकली हुई खुशी को साफ दर्शा रहा था। खासकर जब वो क्राउन प्रिंस के लिए नारा लगा रहे थे, उसमें गहरा सम्मान और अद्भुत श्रद्धा भरी हुई थी। रुको! इंग ज़ेंग के एक शब्द के साथ ही इंपीरियल कैरेजेस रुक गईं। इंपीरियल गार्ड्स तुरंत चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हर तरफ सुरक्षा और सख्ती। फिर इंग ज़ेंग ने श्याडोंग का हाथ थामे शान और गरिमा के साथ कैरेज से नीचे कदम रखा। ग्रेट किन के नागरिकों, आप सब खड़े हो सकते हैं, इंग ज़ेंग ने हाथ उठाकर गंभीर आवाज में कहा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महारानी, नागरिकों ने एक साथ झुककर उत्तर दिया। जैसे ही वो सीधे हुए, सबकी नज़रें फिर से इंपीरियल कैरेज पर जा टिकी। इंग ज़ेंग के पास खड़ी महिला को देखते ही सब समझ गए, यही उनकी महारानी है। पर अभी तक क्राउन प्रिंस नजर नहीं आया था। तब इंग ज़ेंग की आवाज़ फिर से गूंजी।
मेरे फरमान के अनुसार और जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि ग्रेट किन के पास अब महारानी भी हैं और क्राउन प्रिंस भी। लोग फिर से जोश में आ गए। महाराज को महारानी मिलने पर बधाई, महाराज को क्राउन प्रिंस और राजकुमारी मिलने पर बधाई। शहर एक बार फिर नारों से गूंज उठा। हाँ, क्राउन प्रिंस तो पहले ही हमारे वीर जनरल वुआन थे, जिनकी सेना शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। उनके क्राउन प्रिंस बनने से ग्रेट किन और भी समृद्ध होगा। हम दिल से क्राउन प्रिंस का समर्थन करते हैं। उनके जैसे क्राउन प्रिंस के साथ ग्रेट किन सच में धन्य है। लोगों का उत्साह और भी बढ़ने लगा। ज़ाओफेंग के लिए उनका आदर अभी शब्दों से परे था। कैरेज के अंदर ज़ाओफेंग बाहर से आती गूंजती आवाज़ों को सुन रहा था। हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर इस बार हल्की सी भावना उभर आई। मैं क्राउन प्रिंस बन चुका हूँ और किन के लोग मुझे इतने मन से स्वीकार कर रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। उनकी आवाज़ में कोई झूठ नहीं था। किन के लोग जो पश्चिमी सीमाओं से उतरे थे, शक्ति और वीरता का आदर करते थे। ज़ाओफेंग ने अपना पदवी खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि अनेक युद्धों और विजयों से कमाई थी। पूरी दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित की थी। ऐसे क्राउन प्रिंस को लोग कैसे न माने? पति, यही आपकी प्रतिष्ठा है ग्रेट किन में। आपके क्राउन प्रिंस होने से किन के लोगों का मन शांत है। वानियान ने कोमल स्वर में कहा। उसकी आंखों में गर्माहट थी। तब बाहर से इंगज़ेंग की आवाज़ आई। फेंग, क्या तुम अपने लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे? क्या तुम बाहर आकर उनसे मिलोगे नहीं? ये सुनकर ज़ाओफेंग धीरे से खड़ा हुआ और कैरेज से बाहर आया। जैसे ही उसका आकार लोगों की नज़रों के सामने आया, श्यानयांग के हज़ारों नागरिक एक साथ गरज उठे। क्राउन प्रिंस को प्रणाम! उनकी गूंज से हवा कांप उठी। ज़ाओफेंग सीधा खड़ा रहा, चेहरा गंभीर, आवाज़ दृढ़। ग्रेट किन के नागरिकों, आप सबका इतना सम्मान और समर्थन पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। किन के राजवंश का वंशज होने के नाते, महारानी का पुत्र होने के नाते और आज सम्राट के आदेश से क्राउन प्रिंस होने के नाते मेरा कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रेट किन को और शक्तिशाली बनाना, हमारी सभ्यता को मजबूत करना, राज्य में स्थिरता बनाना और धर्म और न्याय के साथ शासन करना। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी एक ही आस्था है। स्वर्ग और धरती के लिए हृदय स्थापित करना, लोगों के जीवन के लिए मार्ग बनाना, पिछले ऋषियों के ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना और सभी युगों के लिए शांति स्थापित करना। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, मानो स्वर्ग ने भी उत्तर दिया। अचानक आकाश में गरजती हुई बिजली कड़की। धरती और आसमान दोनों कांप उठे। पूरा जियानयांग शहर अचानक सन्नाटे में डूब गया। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला पल था। भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे। कई सिर्फ योद्धा थे, तलवार और युद्ध जानते थे, शासन नहीं। कई महिलाएं थीं जिन्होंने कभी राजनीति या राज्य चलाने के सिद्धांत नहीं पढ़े थे। फिर भी उन शब्दों ने सबके दिल को छेड़ दिया। स्वर्ग और धरती के लिए हृदय स्थापित करना, लोगों के जीवन के लिए मार्ग बनाना, पिछले ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना और सभी युगों के लिए शांति स्थापित करना। यिंगज़ेंग ज़ाओफेंग को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे शब्द ज़ाओफेंग के मुख से निकलेंगे। सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे खड़े ग्रेट किन के मंत्री और अधिकारी भी हिला दिए गए थे। ये शब्द, क्या ये सच में क्राउन प्रिंस ने कहे हैं? न ज़्यादा कठिन, न ज़्यादा भारी, पर इनमें तो राज्य शासन का सार समाया हुआ है। दुनिया हिज हाइनेस को एक महान योद्धा के रूप में जानती है, पर आज पता चला कि राज्य चलाने की बुद्धि भी उनमें उतनी ही गहरी है। सच में हिज हाइनेस ग्रेट किन के योग्य हैं। उनके साथ हमारे राज्य का भविष्य सीमाओं से परे है। क्राउन प्रिंस के रूप में उनका होना ग्रेट किन के लिए सच में एक वरदान है। इस पल
सिर्फ आम जनता ही नहीं, पूरा दरबार हिल चुका था। बड़े भाई, इस तरह के धरती हिला देने वाले शब्द कह पाना, शायद उनका क्राउन प्रिंस बनना सच में ग्रेट किन के लिए भाग्य है। फुसू की आंखों में पहले हल्की सी प्रशंसा चमकी, फिर वो गहरे आदर में बदल गई। पूरा जियानयांग शहर अचानक सन्नाटे में डूब गया। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला पल था। भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे। कई सिर्फ योद्धा थे, तलवार और युद्ध जानते थे, शासन नहीं। कई महिलाएं थीं जिन्होंने कभी राजनीति या राज्य चलाने के सिद्धांत नहीं पढ़े थे। फिर भी उन शब्दों ने सबके दिल को छेड़ दिया। स्वर्ग और धरती के लिए हृदय स्थापित करना, लोगों के जीवन के लिए मार्ग बनाना, पिछले ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना और सभी युगों के लिए शांति स्थापित करना। यिंग ज़ेंग ज़ाओ फेंग को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे शब्द ज़ाओ फेंग के मुख से निकलेंगे। सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे खड़े ग्रेट किन के मंत्री और अधिकारी भी हिला दिए गए थे। ये शब्द, क्या ये सच में क्राउन प्रिंस ने कहे हैं? न ज़्यादा कठिन, न ज़्यादा भारी, पर इनमें तो राज्य शासन का सार समाया हुआ है। दुनिया हिज हाइनेस को एक महान योद्धा के रूप में जानती है, पर आज पता चला कि राज्य चलाने की बुद्धि भी उनमें उतनी ही गहरी है। सच में हिज हाइनेस ग्रेट किन के योग्य हैं। उनके साथ हमारे राज्य का भविष्य सीमाओं से परे है। क्राउन प्रिंस के रूप में उनका होना ग्रेट किन के लिए सच में एक वरदान है। इस पल सिर्फ आम जनता ही नहीं, पूरा दरबार हिल चुका था। बड़े भाई, इस तरह के धरती हिला देने वाले शब्द कह पाना, शायद उनका क्राउन प्रिंस बनना सच में ग्रेट किन के लिए भाग्य है। फुसू की आंखों में पहले हल्की सी प्रशंसा चमकी, फिर वो गहरे आदर में बदल गई। इस शान को थोड़ा और एंजॉय कर लो, हु हाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज़ में जलन छुपी हुई थी। इतिहास उसे एक कमज़ोर और निकम्मा शासक के रूप में याद करेगा, जो अपने ही भाई बहनों का हत्यारा बना। योग्यता चाहे कम थी, पर महत्वाकांक्षा उसमें बेअंतहा थी। जियानयांग के उस छोटे से सन्नाटे के बाद, क्राउन प्रिंस अमर रहें, सम्राट अमर रहें, क्राउन प्रिंस अमर रहें, सम्राट अमर रहें। अनगिनत नागरिक पूरी शक्ति से नारा लगाने लगे। उनके लिए उन कुछ शब्दों में एक भविष्य का वादा था, एक ऐसा भविष्य जहां एक बुद्धिमान शासक ग्रेट किन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोगों के गूंजती हुई नारों के बीच इंपीरियल कैरेजेस आगे बढ़ीं, राजमहल की ओर। थंग टाई पैलेस। यहाँ पहले ही दावत सज चुकी थी। आज न कोई मंत्री, न कोई दरबारी, सिर्फ यिंग ज़ेंग, उसकी पत्नी और ज़ाओ फेंग का पूरा परिवार। ज़ाओ फेंग की पत्नियां, रखेलियां और बच्चे, सबको निमंत्रण दिया गया था। यिंग ज़ेंग और शिया डोंगर मुख्य स्थल पर बैठे थे। उनके सामने ज़ाओ फेंग और ज़ाओ यिंग। नीचे की तरफ बाकी पत्नियां और बच्चे। पूरा थांगटाई पैलेस हंसी मजाक और बातों से भरा हुआ था, एक दुर्लभ पारिवारिक सुख का पल। आज रात कोई गंभीर बात नहीं, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो। आखिरकार हम सब एक परिवार के रूप में साथ बैठे हैं। यिंग ज़ेंग मुस्कुरा कर बोला। फिर उसकी नज़र ज़ाओ फेंग पर टिक गई। फेंगर, मुझे पता है, ये जानना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ तुम्हारे लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, पर खून का रिश्ता बदला नहीं जा सकता। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और एक दिन ग्रेट किन तुम्हारा होगा। ये सिर्फ एक पिता का अपने बेटे से वादा नहीं है, ये एक सम्राट का अपने उत्तराधिकारी से किया गया वादा है। यिंग ज़ेंग की आवाज़ गंभीर थी और उसमें कोई झूठ नहीं था। ये शब्द सुनकर अपने पिता की आंखों में वो दृढ़ विश्वास देखकर ज़ाओ फेंग हंस पड़ा, फिर बोला, फर्स्ट एम्परर का ऐसा वादा करना
ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब बात ऐसी है तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फर्स्ट एम्परर, क्या आपने सच में इस पर पूरी तरह से सोचा है? जिस दिन मैं पूरी तरह क्राउन प्रिंस की जिम्मेदारी संभालूंगा, उस दिन से मैं ग्रेट किन को बदलना शुरू करूंगा, और तब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर भविष्य में आपने अपना मन बदल लिया तो मैं चुपचाप बैठा नहीं रहूंगा। भले ही लहजा हल्का था, पर शब्दों का भार असंभव था। जाओ फेंग अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, और वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध किसी के हुक्म मान ले। अगर वो ग्रेट किन को बदलने के लिए आगे बढ़ेगा और यिंग ज़ेंग ने बाद में रुख बदला, तो जाओ फेंग कभी पीछे नहीं हटेगा। इस पर यिंग ज़ेंग जोर से हंस पड़ा। अगर कभी मैंने अपना मन बदला तो जो तुम्हें सही लगे वो करना। मेरे खिलाफ भी तुम्हें कोई झिझक रखने की जरूरत नहीं। जाओ फेंग को भरोसा दिलाने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कह दिया। अच्छा। इस पल जाओ फेंग के पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं था। यिंग ज़ेंग एक ऐसा शासक जिसने पूरे जोंगवों को एक किया, उसका ऐसे शब्द कहना ये पूरी तरह विश्वास का प्रमाण था। सिर्फ पिता का नहीं, एक सम्राट का अपने उत्तराधिकारी को स्वीकार करना। जब बात यहाँ तक आ चुकी थी तो ये क्राउन प्रिंस का पद जाओ फेंग स्वीकार करेगा। ठीक है, मैं क्राउन प्रिंस का पद स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, हो सकता है ग्रेट किन मेरे हाथों में ही बिखर जाए। जो मैं करने जा रहा हूँ वो आज तक किसी भी सम्राट ने इतिहास में नहीं किया। जाओ फेंग की आवाज़ पहले से ज्यादा भारी थी, उसमें अटल संकल्प था। यिंग ज़ेंग बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। माउंट टाई पर पूरे दरबार के सामने मैंने साफ कहा था, तुम मेरे साथ राज्य का शासन करोगे। वो कोई खोखला वादा नहीं था। तुम जो भी बदलाव करना चाहो, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, निश्चित और निर्विवाद। चैप्टर 299 क्राउन प्रिंस का पहली बार दरबार में प्रवेश। जाओ फेंग मुस्कुराया। अच्छा। यिंग ज़ेंग भी मुस्कुरा उठा। बाप बेटा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे को गहराई से समझ गए। अपने लेजिटिमेट पुत्र के रूप में और सबसे अधिक मूल्य रखने वाले उत्तराधिकारी के रूप में यिंग ज़ेंग की जाओ फेंग से उम्मीदें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे भविष्य के एक युग में जू युआन ज़ांग की अपने बड़े पुत्र जू बियाओ से होती। यिंग ज़ेंग के दिल में सिर्फ एक ही पत्नी थी, शिया डोंगर, बचपन की साथी, कठिनाइयों की हमसफर, वो पत्नी जो विपत्ति के समय भी उसके साथ खड़ी रही। और उसके दिल में सिर्फ दो ही बच्चे थे, जाओ फेंग और जाओ यिंग, क्योंकि ये दोनों असल में जाओ ज़ेंग के बच्चे थे, ना कि सिर्फ किन के सम्राट यिंग ज़ेंग के। यही वो मूल कारण था जो इन्हें बाकी सबसे अलग करता था। अगर सिर्फ इतना ही होता तो यिंग ज़ेंग बिना सोचे समझे जाओ फेंग को अपना उत्तराधिकारी बना देता। अगर जाओ फेंग कमज़ोर होता तो वो उसे मेहनत से तराश लेता। लेकिन जाओ फेंग तो असाधारण था, इतना शक्तिशाली कि पूरी दुनिया को दबा सके। ऐसे उत्तराधिकारी को यिंग ज़ेंग कैसे न माने। आओ, आज रात हमारा परिवार साथ में पिएगा, यिंग ज़ेंग ने प्याला उठाते हुए कहा। चेहरे पर खुशी चमक रही थी। चियर, लिंगर, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर आओ और अपने दादा को सलाम और टोस्ट दो। जाओ फेंग ने हंसी के साथ कहा। पिताजी, हम तो पी सकते हैं, लेकिन छोटे भाई बहन तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर वो नहीं पी सकते तो तुम उनकी तरफ से पी लेना। अब अपने दादा को प्रणाम करो। जाओ फेंग हंस पड़ा। ठीक है। जाओ चिए तुरंत वाइन का प्याला उठाकर खड़ा हो गया, फिर अपने छोटे भाई बहनों की तरफ देखकर बोला, आओ दादा को प्रणाम करो। जाओ फेंग का सबसे छोटा बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का ही था। अपने बड़े भाई जाओ चिए को फॉलो करते हुए जाओ फेंग के 9 बच्चे आगे बढ़े और यिंग ज़ेंग और शिया डोंगर के सामने खड़े हो गए। दादा को प्रणाम। 9 ने एक साथ झुककर सलाम किया। जाओ चिए और जाओ लिंग ने भी अपने प्याले उठाकर पूरे सम्मान के साथ यिंग ज़ेंग की तरफ बढ़ाए। अच्छा,
मेरे पोतों का दिया हुआ प्यागा, ये तो मुझे ज़रूर पीना पड़ेगा। यिंगज़ेंग ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी खुशी छिपी नहीं रह गई। तभी, महाराज, महान वैद्य शाह आ गए हैं। ज़ाओ गाओ ने आगे बढ़कर विनम्रता से सूचित किया। बहुत अच्छा, आखिरकार वो लौट आए। यिंगज़ेंग के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। माउंट टाई के फेंगशन समारोह के दौरान शिया वुक्वे भी साथ चलने वाले थे, लेकिन सी नदी के पास से गुजरते वक्त वो ज़ाओ क्षेत्र की तरफ मुड़ गए, अपने पुरखों को प्रणाम करने के लिए, जैसे कोई पुराना मन का बोझ उतारना हो। अब शिया वुक्वे ज़ेंगताई पैलेस में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी नज़र हॉल में इकट्ठा हुए परिवार पर पड़ी, उसका हृदय भर आया। एक परिवार, आखिरकार एक साथ। बुढ़ापे की आंखों से आंसू बहने लगे, रोकना मुश्किल था। ये दृश्य वो सिर्फ सपनों में ही देखता आया था, और आज अपने जीवन के अंतिम दौर में वो इसे अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी उम्र में शायद ज्यादा साल बाकी नहीं थे, पर इस पल, इस मिलन को देखकर उसे लगा अब वो बिना किसी पछतावे के मर सकता है। पिताजी, शिया डोंगर ने कोमल स्वर में पुकारा। आह! शिया वुक्वे ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, आवाज भरी हुई थी। ससुर जी, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने आ फेंग को ढूंढ लिया, और सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे एक पूरा परिवार मिल गया। यिंगज़ेंग ने गर्मजोशी से कहा। इस पल ज़ेंगताई पैलेस में जो पूरी तस्वीर थी, वही थी जिसकी यिंगज़ेंग ने हमेशा तमन्ना की थी। अच्छा, अच्छा, बस वो वापस आ गई, यही काफ़ी है। शिया वुक्वे की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसके लिए इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं था। शिया वुक्वे को देखकर ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। दादा, ये संबोधन दिल से निकला हुआ था। उसकी माँ ने इतने साल छुपकर जिए थे, और उसके दादा ने भी उतने ही साल खोज में बिताए थे। ये कहानी ज़ाओ फेंग के पहली बार सियान्यांग आने के बाद से ही शहर भर में फैल चुकी थी, इसलिए वो सब जानता था। और जहाँ तक उसके पिता फर्स्ट एम्परर की बात थी, वो भी कभी ढूंढना नहीं छोड़ते थे। बस उसकी माँ सियान्यांग से बहुत डरती थीं, इतनी डरती थीं कि ज़रा सी भी पहचान छोड़ देती तो यिंगज़ेंग ज़रूर महसूस कर लेता। हाँ, शिया वुक्वे के छोटे छोटे सुरागों के जरिए यिंगज़ेंग ने आखिरकार शिया डोंगर के होने का पता लगा लिया था और गुप्त रूप से उससे मिल भी लिया था। दादा, ज़ाओ फेंग ने फिर से संबोधित किया। इस बार उस आवाज में सिर्फ रिश्ते नहीं, पूरे परिवार की पूर्णता थी। ज़ाओ यिंग भी आगे बढ़ी और आदर के साथ प्रणाम किया। आह! शिया वुक्वे का बूढ़ा चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत प्यार भरे स्वर में उत्तर दिया, जमाई जी, कृपया आप मुख्य आसन ग्रहण करें। यिंगज़ेंग तुरंत आगे बढ़ा और खुद ही साइड हटकर शिया वुक्वे को आगे ले आया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो सम्राट हैं। शिया वुक्वे ने बार बार हाथ हिलाकर मना किया। ससुर जी, यिंगज़ेंग मुस्कुराया, ये आज एक पारिवारिक मिलन है, यहाँ कोई सम्राट नहीं, सिर्फ आपका जमाई है। इस जगह पर आप ही सबसे बड़े हैं। यिंगज़ेंग ने दृढ़ता से शिया वुक्वे को मुख्य आसन पर बिठाया। अच्छा अच्छा, शिया वुक्वे मुस्कुरा दिया और अंत में बैठ गया। फिर यिंगज़ेंग ने शिया डोंगर को उठने में सहायता की। ससुर जी, यिंगज़ेंग ने कहा, जब ज़ाओ ज़ेंग कभी ज़ाओ राज्य में था, तब उसने विधिपूर्वक डोंगर का हाथ मांगा था, लेकिन चिन लौटने के बाद मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। आज ज़ाओ ज़ेंग उस कमी को पूरा करना चाहता है। यिंगज़ेंग मुस्कुराते हुए एक शराब का प्याला उठाया और झुककर पूरे आदर के साथ शिया वुक्वे को दिया। अच्छा, मैं खुशी से ये प्याला स्वीकार करता हूँ। शिया वुक्वे ने मुस्कुराते हुए प्याला ले लिया। डोंगर अब जवान नहीं रही, उसकी सुंदरता पर समय का असर पड़ा है। ज़ेंगजर, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भविष्य में उससे लेकर पछतावा नहीं करोगे। ये शब्द एक पिता के गहरे चिंता से भरे हुए थे। यिंगज़ेंग ने बिना देर किए जवाब दिया, ससुर जी, भले ही समय ने उसके रूप को बदल दिया हो, लेकिन मेरे दिल में आफांग हमेशा सबसे सुंदर रहेगी। ये सुनकर अच्छा लगा, शिया वुक्वे ने गहरी तसल्ली के साथ कहा। उसने कई सालों तक यिंगज़ेंग को देखा था।
वो अच्छी तरह जानता था कि ये आदमी अपनी बेटी से कितना प्रेम करता है। पारिवारिक दावत खुशी के माहौल में आगे बढ़ती रही। पूरा ज़ांगटाई पैलेस हंसी, बातों और गर्माहट से भर गया। महल के लिए एक बहुत ही दुर्लभ पल। हाइफे का महल। माँ, क्या मेरे पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है? हुहाई ने दांत पीस कर कहा। जब तक वो जिंदा है तुम्हारे पास कभी कोई मौका नहीं होगा। हुहाई की आंखों में क्रूर चमक उभर आई। माँ, फिर आप क्या करने वाली हैं? हुहाई की आंखों में चमक आ गई। अभी उन्हें अपनी जीत का मजा लेने दो, हुहाई ने धीरे से कहा। भविष्य अभी भी अनिश्चित है। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ही सब कुछ कह रही थी। इतिहास के अनुसार हुहाई का चिन का दूसरा सम्राट बनना काफी हद तक ज़ाओ गाओ के प्रभाव का परिणाम था, लेकिन इसमें उसकी माँ के परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। जीते तो गड्डी, हारे तो पूरी तरह विनाश। पारिवारिक दावत के बाद ज़ाओ फेंग अपने निजी निवास लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चे सब अपने अपने कक्षों में जा चुके थे। उसकी माँ, जिसे अब आधिकारिक रूप से महारानी का पद मिल चुका था, ज़ांगटाई पैलेस में ही रहीं। अपनी पहचान को आखिरकार वैध बना लेने के बाद अब यिंगज़ेन उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहना चाहता था। क्राउन प्रिंस का पद, साम्राज्य का उत्तराधिकारी। अब जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है तो पता नहीं ये मेरी यात्रा का एक और कदम है। अपने कक्ष में बैठा ज़ाओ फेंग गंभीरता से सोच रहा था। माउंट टाई की यात्रा का अंत उसके क्राउन प्रिंस बनने से हुआ था, ग्रेट चिन एम्पायर के भावी शासक के रूप में। ये कहा जा सकता था कि इस पल से अगर वो चाहता तो विशाल चिन एम्पायर एक दिन उसका ही होता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके मन में कोई भी उत्साह नहीं था। अगर कोई और होता तो इतने बड़े पद का बोझ उसे अनियंत्रित खुशी से भर देता, पर ज़ाओ फेंग के लिए इस घोषणा ने उसके पहले से बने हुए भविष्य के योजनाओं को हिला दिया था। पहले उसका इरादा था चिन राजवंश के पतन का इंतजार करने, फिर नया युग शुरू करने का। उसके बाद राज्य का काम कियर को सौंपकर वो बाहर के देशों को जीतने निकल जाता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो चिन का दूसरा सम्राट बनने वाला था। लगता है अब जब मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। लेकिन शायद यही सबसे बेहतर रास्ता है। मेरा पहला प्लान था चिन के गिरने के बाद नया राज्य स्थापित करना, फिर राज्य का काम कियर को सौंपना। लेकिन अब वो कदम छोड़ सकता हूँ। मैं खुद युद्धों का नेतृत्व करूँगा और शासन का काम पिता फर्स्ट एम्परर संभालेंगे। बुरा तो नहीं लगता। गहरी सोच के बाद ज़ाओ फेंग को लगा ये रास्ता ज़्यादा प्रभावी है। कम से कम उसे पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फिर से युद्ध छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपनी पूरी शक्ति साम्राज्य को मजबूत करने में लगा सकता है। तभी उसके मनस में एक परिचित यांत्रिक आवाज़ गूंजी। होस्ट क्राउन प्रिंस के पद पर आरूढ़ हो चुका है, साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका है। पुरस्कार, एक टियर 4 ट्रेजर चेस्ट। तुम्हें अब ऑफिशियली साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया है। इसके साथ ही तुम्हें राज्य चलाने का अधिकार भी मिल चुका है। सिस्टम का इन्फ्लुएंस पैनल अब अपडेट होने जा रहा है। क्या तुम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना चाहते हो? टियर 4 ट्रेजर चेस्ट भी? तो मतलब ये भी एक एडवांसमेंट ही माना जाएगा। पिछली बार टियर 4 चेस्ट से मुझे एक छोटा सा वर्ल्ड मिला था। इस बार भी उम्मीद है किस्मत साथ देगी। सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, साम्राज्य का उत्तराधिकारी मतलब सम्राट के बराबर का अधिकार। पहले मेरा इन्फ्लुएंस पैनल पूरे यांटिंग ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता था, जिसमें मैं हर एक मेंबर की लॉयल्टी देख सकता था। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो पैनल किस लेवल तक अपग्रेड होगा? क्या मैं पूरे किन एम्पायर के ऑफिशियल्स की लॉयल्टी देख पाऊंगा? ज़ाओ फेंग के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। ऐसी अपॉर्चुनिटी को मना करने का कोई मतलब ही नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो, उसने बिना सोचे समझे ऑर्डर दिया। ये उसे उस वक्त याद दिला गया जब सिस्टम ने पहली बार पूरी तरह से इवॉल्व किया था। इन्फ्लुएंस पैनल अब इवॉल्व हो रहा है। ये इंपीरियल अथॉरिटी पैनल में बदल जाएगा। किन एम्पायर की आबादी 80 मिलियन से ज़्यादा है। सारे राज्य में अधिकारी तैनात हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने में 1 महीना लगेगा।
सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके सामने उभर आया। तो इस बार मेरा पैनल सच में पूरे किन एम्पायर को कवर करेगा। इसका मतलब पूरा किन अब मेरे हाथ में होगा। अगर मैं सब ऑफिशियल्स की लॉयल्टी देख सकता हूं, तो जो वफादार नहीं हैं उन्हें हटाने में मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। जाओ फेंग के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। ईपांग पैलेस के अंदर उसके पिता पहले ही कह चुके थे कि किन में चाहे वो कोई भी नई पॉलिसी लाना चाहें, वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं होता, विरोध तो जरूर होगा। इंसान का दिल सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है। इतने बड़े एम्पायर में कौन सच में वफादार है और कौन दूसरे राज्यों का जासूस, कौन जाने। शायद आने वाले वक्त में जाओ फेंग सब कुछ साफ साफ देख पाएगा। टियर 4 ट्रेजर चेस्ट खोलो, उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया। टियर 4 ट्रेजर चेस्ट खोला जा रहा है। आपको मिला है हाई ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट हेवन स्टेबलाइजिंग कॉल्ड्रन। अ डिवाइन आर्टिफैक्ट। जाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। ये 5 स्पिरिट बीड्स के बराबर का ट्रेजर था। एक्सट्रैक्ट, उसने तुरंत कमांड दिया। एक सादा सा पुराना 4 पैरों वाला कॉर्ड्रा उसके सामने प्रकट हुआ। जाओ फेंग ने हाथ बढ़ाया और छोटा सा कॉर्ड्रा हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। ब्लड से बाइंड करो, उसने उंगली काटी और खून की एक बूंद कॉर्ड्रे पर टपका दी। उसी पल कॉर्ड्रे से तेज रोशनी फूट पड़ी और भारी दबाव पूरे कमरे में फैल गया। डिवाइन आर्टिफैक्ट सच में अलग लेवल का होता है। सिर्फ इसकी इन्नेट पावर ही हेवनली टियर से कई गुना ज्यादा है। हेवन, अर्थ, मिस्टिसिज्म और येलो पाथ हेवनली टियर मॉर्टल्स का सबसे ऊपर का स्तर होता है। उसके बाद इमॉर्टल टियर और फिर डिवाइन टियर। पर डिवाइन के बाद क्या होता होगा? जाओ फेंग के मन में जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही आर्टिफैक्ट पूरी तरह से रिफाइन हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज सामने आ गईं। हेवन स्टेबलाइजिंग क्वाड्रेंट, राष्ट्रीय भाग्य को दबाने, शत्रु पर प्रहार करने और एब्सोल्यूट डिफेंस देने में सक्षम। राष्ट्रीय भाग्य को दबाना मतलब डेस्टिनी तक को कंट्रोल कर सकता है। वाह, ये सच में एक परफेक्ट आर्टिफैक्ट है। भविष्य में जब मैं किन इंपीरियल कोर्ट स्थापित करूंगा, तो इसी कॉर्ड्रे से देश के भाग्य को स्थिर करूंगा। संतुष्ट होकर जाओ फेंग मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी डिवाइन सेंस को फैला दिया। उसकी चेतना उस छोटे से वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर गई जो उसके शरीर के अंदर स्थित था। इस दुनिया की बेसिक लॉज धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन 5 स्पिरिट बीड्स अभी पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हुई हैं। लगता है इसमें और वक्त लगेगा। पता नहीं जब ये पूरी तरह से असिमिलेट हो जाएंगी, तब ये वर्ल्ड मुझे क्या क्या फ़ायदे देगा। सिर्फ अपनी डिवाइन सेंस भेजकर ही वो पूरी दुनिया में हो रही हर चीज़ महसूस कर सकता था। इस छोटी सी दुनिया में वो खुद हेवनली डाउ की तरह था। यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। सब लोग बेसिक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगली पीढ़ी तक पूरी पॉपुलेशन मार्शल प्रैक्टिशनर्स बन जाएगी। अब चाहे मुझे किन एम्पायर संभालना पड़े, ये मिनिएचर वर्ल्ड एक बैकअप के तौर पर काम आ सकता है। आखिरकार चाइना के बाहर जो इमॉर्टल्स हैं, वो कहानियों जैसे सीधे नहीं होते। थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के बाद जाओ फेंग ने अपनी डिवाइन सेंस वापस खींच ली और फिर वो दोबारा कल्टिवेशन में डूब गया। जाओ फेंग कभी अपनी डेली प्रैक्टिस निग्लेक्ट नहीं करता था। अगला दिन, ग्रैंड कोर्ट असेंबली। माउंट ताई के रिचुअल के बाद ये पहली कोर्ट मीटिंग थी। हमेशा की तरह सारे ऑफिशियल्स दरबार के बाहर इकट्ठा थे, पहचान वालों से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी एक शाही रथ आया। जाओ फेंग धीरे से नीचे उतरा। तुरंत ही सारे ऑफिशियल्स की नज़रें उस पर टिक गईं। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को नमन। जैसे जैसे जाओ फेंग आगे बढ़ा, इस बार कुछ अलग था। चाहे कोई पहले उसके पक्ष में था या फूसू और वैंग वैन के फैक्शन का समर्थक था, इस पल हर एक अधिकारी ने गहरा झुककर उसे प्रणाम किया। अब जाओ फेंग का स्टेटस पूरी तरह से बदल चुका था। वो क्राउन प्रिंस था, साम्राज्य का उत्तराधिकारी। दरबार का हर व्यक्ति अब उसका अधीन था। प्रणाम ना करना सीधा अवज्ञा होती। जाओ फेंग ने हल्का सा सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन कई मंत्रियों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। आज माउंट ताई के बाद का पहला दरबार था
और ये पहली बार था जब जाओ फेंग क्राउन प्रिंस के रूप में कोर्ट में आया था। अगर उसने कोई राजनीतिक कदम उठाना था तो आज ही सही मौका था। खासकर वैंग वैन के फैक्शन वाले घबराए हुए थे। अगर जाओ फेंग ने शुद्धिकरण शुरू कर दिया तो उनका अंत निश्चित था। बड़े भाई, तभी फूसू आगे बढ़ा और अदब से जाओ फेंग को संबोधित किया। फूसू को देखकर जाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान दी। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। चैप्टर 300 विनम्र हुहाई। जाओ जंग के बेटे और यिंग ज़ेंग के बेटे का फर्क। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बड़े भाई निकलोगे। फूसो ने अपनी पोस्चर सीधी की और एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ जाओ फेंग को देखा। पहले उसके नीचे काम करने वाले लोग बार बार जाओ फेंग को निशाना बनाते रहे थे, हत्ता कि उसे अपना जानलेवा दुश्मन समझने लगे थे। असल वजह, जाओ फेंग बहुत तेज रफ्तार से ऊपर आया था। वांग वान जैसे मंत्री इस बात से डर रहे थे कि एक दिन जाओ फेंग चिन की नींव को हिला देगा। आखिरकार ये सिर्फ बहाना था। उन्होंने पहले ही जाओ फेंग का विरोध करने का फैसला कर लिया था, बस उसके लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए थी। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी, मैं खुद भी कभी नहीं सोच सकता था। जाओ फेंग हल्की सी हंसी के साथ बोला। अब जब वो यहाँ आ चुका था, उसने क्राउन प्रिंस की पहचान को पूरी तरह अपना लिया था, और फूसू के मामले में जाओ फेंग के मन में ज्यादा कड़वाहट नहीं थी। फूसू असल में एक दयाजनक इंसान था, जिसे दूसरे लोग अपनी मर्जी से नचा रहे थे, और जब से वांग वान और उसके फैक्शन ने जाओ फेंग के खिलाफ कदम उठाया था, फूसू हमेशा संयम में रहा। उसने खुद आगे बढ़कर माफ़ी भी मांगी थी ताकि तनाव कम हो सके। इससे ये साफ था कि फूसू के पास कभी असली चॉइस थी ही नहीं। वो उसकी फितरत को अच्छी तरह समझता था। वो बहुत ज़्यादा रिजिड था और इस योग के कन्फ्यूशन आइडियल से पूरी तरह भरा हुआ, लेकिन उसकी क्षमता कम नहीं थी। अगर सही जगह पर लगाया जाए तो वो एक इलाके को अच्छी तरह संभाल सकता था और स्थिरता बना सकता था। शायद ये सब किस्मत का खेल है। पिता ने मुझसे बहुत उम्मीदें रखी थीं, लेकिन मैं उन पर खरा नहीं उतर सका। सच कहूं तो मैं कभी उनकी उम्मीदों पर पूरा आ नहीं सकता था। तुम्हारा आना पिता के भविष्य के सपने का इलाज है। तुम्हारे साथ चिन एम्पायर और भी ज्यादा स्थिर हो जाएगा। फूसू ने गहरी सांस के साथ कहा। तुम्हें इतना खुला दिल देखना रेयर है। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करोगे क्योंकि मैंने वो चीज़ ले ली जो कभी तुम्हारी होनी चाहिए थी। जाओ फेंग मुस्कुराया। अगर वो चीज़ कभी मेरी थी ही नहीं तो नफरत किस बात की। शुरू से ही मुझ पर बहुत बोझ था। पिता की उम्मीदें, दरबार के मंत्रियों की उम्मीदें। चाहे मैं आगे बढ़ता या नहीं, वो लोग मुझे धक्का देते ही। अब जब तुम आ गए हो, मुझे वो बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं रही। फूसू खुलकर हंसा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे दिल हल्का हो गया हो। तुम अपने सब भाइयों में सबसे बेहतर हो, जाओ फेंग ने उसकी तारीफ की। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं, फूसू ने सिर हिलाया, फिर थोड़ी चिंता के साथ बोला। अब जब एम्प्रेस स्थापित हो चुकी है और क्राउन प्रिंस तय हो चुका है, दरबार का ढांचा बदलना ही बदलना है। भाई, तुम पुराने मंत्रियों के साथ क्या करने का सोच रहे हो? जब तक पुराने नहीं जाएंगे, नए कैसे आएंगे? पुरानी रीत नीति से चिपककर हम देश को मजबूत कैसे बना सकते हैं? अब जब मैंने ये पद संभाला है, बदलाव तो आएगा ही, जाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद बिना और कुछ कहे वो सीधा विशाल दरबार हॉल की तरफ बढ़ गया। ये दरबार पर हाथ डालने वाला है। मुझे उम्मीद है चांसलर वेई और बाकी लोग समझ पाएंगे। फूसू ने मन ही मन में आह भरी। जाओ फेंग के शब्दों का मतलब वो अच्छी तरह समझ गया था। साला जाओ फेंग! पास ही में हुहाई ने दांत पीसते हुए जाओ फेंग को घूरा, आंखों में नफरत भरी हुई। लेकिन सिर्फ एक नज़र घुमाते ही जाओ फेंग ने उसे नोटिस कर लिया। अभी भी इतनी एम्बिशन है? मुझे मारने का इरादा तक रख रहा है। बहुत अच्छा, बेहतर होगा तो खुद मेरे पास आ जा। अगर मैंने तुझे ख़त्म नहीं किया तो मैं इतिहास के असली रास्ते के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। जाओ फेंग के होठों पर ठंडी सी हंसी आ गई।
हुहाई उसके लिए कोई खतरा नहीं था, एक घमंडी बेवकूफ बिना किसी क्षमता के। इसी आदमी ने चिन जैसे महासाम्राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अगर ज़ाओफेंग बीच में ना आता और चिन शी हुआंग को पता होता कि भविष्य में हुहाई क्या करेगा, तो वो उसे अपने हाथों से चीर देता। प्रथम सम्राट, हिज मैजेस्टी का आगमन हो रहा है, सभी मंत्री आदर के लिए तैयार हो जाएं। दरबार के अंदर से तेज आवाज गूंजी। फिर विशाल दरवाजे खुले, शाही रक्षक आगे बढ़े, अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए, और किसी भी हथियार को अंदर आने से रोका। ज़ाओफेंग बिना किसी रुकावट के अंदर चला गया। जैसे ही वो गुजरा, रक्षकों ने गहरा झुककर उसे प्रणाम किया। अब वो क्राउन प्रिंस था, भविष्य का सम्राट, वो सब उसके अधीन थे। ज़ाओफेंग ने लॉर्ड वुआन के लिए रखी गई जगह पर अपनी सीट ले ली। सभी मंत्री क्रम में अंदर आए। जब दरबार पूरी तरह से भर गया, प्रथम सम्राट, हिज मैजेस्टी का आगमन हो रहा है। रस्मो रिवाज की आवाज पूरे दरबार में हिल गई। हम सब मंत्री प्रथम सम्राट को नमन करते हैं। प्रथम सम्राट अमर रहें 10,000 वर्ष तक। चिन एम्पायर 10,000 वर्ष तक स्थिर रहे। गूंजते हुए नारे पूरे हॉल में भर गए। उसी पल काले ड्रैगन के शाही लिबास में मुकुट पहने हुए यिंगज़ैंग अपनी उच्च आसन पर चढ़ा। फिर उसने हल्का सा हाथ उठाया। उठो। उसकी भारी और शक्तिशाली आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। साफ था, अपनी पत्नी से मिलने और खुले तौर पर साथ रहने के बाद यिंगज़ैंग ज्यादा स्वस्थ और तेजस्वी लग रहा था। धन्यवाद योर मैजेस्टी, सभी मंत्रियों ने एक साथ कहा। इसी वक्त यिंगज़ैंग की नज़र ज़ाओफेंग पर पड़ी, जो नेशनल गार्ड कमांडर की जगह पर बैठा था, और फिर हुहाई पर, जो अभी भी सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। वहीं फुसू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए सिविल ऑफिशियल्स के बीच अपनी जगह ले ली थी, लेकिन हुहाई अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे अपनी मौजूदगी जताना चाहता हो। अब यिंगज़ैंग की आवाज़ दोबारा गूंजी। अब क्राउन प्रिंस को ऑफिशियली स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद शाही राजकुमारों को दरबार में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है। हुहाई, तुम्हें अब दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, हट जाओ। यिंगज़ैंग ने सीधे हुहाई को संबोधित किया, सिर्फ एक वाक्य, और हुहाई सीढ़ियों के नीचे ऑकवर्ड सा खड़ा रह गया। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो अवज्ञा कैसे कर सकता था? पुत्र आदेश का पालन करता है। हुहाई ने मजबूरी में झुककर प्रणाम किया और दरबार से निकल गया। मगर जैसे ही उसने पीठ घुमाई, उसकी आंखों में नफरत और अस्वीकृति भर चुकी थी। अब रही बात फूसू की। 9 मिनिस्टर्स के बीच तुम किस पद पर सेवा देना चाहोगे? यिंगज़ैंग ने फूसू की तरफ देखते हुए पूछा। पुत्र पिता की व्यवस्था का पालन करेगा, फूसू ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हारा हृदय दयालु है, तुम प्रजा की चिंता करते हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम 9 मिनिस्टर्स में से किसी एक के नीचे सहायक अधिकारी बन सकते हो। दूसरा, मैं तुम्हें एक प्रीफेक्चर का अधिकार दूंगा, जहां तुम स्वयं शासन करोगे। यिंगज़ैंग ने धीरे धीरे कहा। ये सुनते ही वी जुआंग और बाकी वृद्ध अधिकारी चिंतित हो गए। अगर फूसू सियानयांग में रह जाता तो भविष्य में अभी भी संभावना थी। आखिर यिंगज़ैंग अभी अपने शिखर पर था और भविष्य अनिश्चित था। अगर कभी ज़ाओफेंग के साथ कुछ हो जाता तो फूसू के लिए फिर से मौका आ सकता था, लेकिन अगर फूसू सियानयांग छोड़ देता तो सब कुछ अनिश्चित हो जाता। ये लगभग अपना मौका छोड़ देने जैसा था। 2 विकल्प सुनते ही फूसू बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। पुत्र एक प्रीफेक्चर का शासन चुनता है। सियानयांग में पहले ही बहुत से अधिकारी हैं, वहां रहकर मैं सिर्फ निष्क्रिय रहूंगा। लेकिन अगर मैं किसी प्रीफेक्चर का शासन करूं तो मैं वहां के लोगों का जीवन सुधार सकता हूं। मैं वही करना चाहता हूं। ये सुनते ही वी जुआंग और फूसू का समर्थन करने वाले अधिकारी पीले पड़ गए। फूसू के फैसले को देखकर यिंगज़ैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करता हूँ। फूसू गहरा झुककर बोला,
धन्यवाद पिता। यदि संभव हो तो मुझे सबसे गरीब प्रीफेक्चर का शासन दिया जाए। मैं अपनी पूरी शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। प्राइम मिनिस्टर हान, महाराज को प्रणाम। दई क्षेत्र में स्थित यानमन प्रीफेक्चर, जो विदेशी जनजातियों की सीमा पर है, सबसे गरीब और कठिन क्षेत्रों में से एक है, हान ने उत्तर दिया। तब मैं यानमन प्रीफेक्चर चुनता हूँ, फूसू ने बिना देर किए कहा। फूसू, क्या तुम निश्चित हो? यानमन सियानयांग से हजारों ली दूर है और उत्तर की कठोर सीमा पर स्थित है। यिंगज़ेंग ने अभी भी चिंता व्यक्त की। इस पूरे समय पिता ने मुझे पोषित किया, मुझे योग्य बनाना चाहा, लेकिन मैं बार बार आपको निराश करता रहा, आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। अब जब मुझे ये अवसर मिला है, मैं पिता के दृष्टिकोण में अपना योगदान देना चाहता हूँ। अपनी क्षमता के अनुसार ग्रेट किन के लोगों का जीवन बेहतर बनाना चाहता हूँ। पुत्र आपसे विनती करता है, इस अनुरोध को स्वीकार करें। फूसू के शब्दों को सुनकर यिंगज़ेंग का हृदय पिघल गया। अंत में उसने सिर हिला दिया। यदि ये तुम्हारा फैसला है तो मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन यानमन विदेशी जनजातियों के निकट है, सुरक्षा उचित नहीं है, इसलिए मैं 1000 इंपीरियल गार्ड्स तुम्हारे साथ भेजूंगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। फूसू ने झुककर कहा। पुत्र पिता का धन्यवाद करता है। धन्यवाद देने के बाद फूसू पीछे हट गया। उसने उन अधिकारियों के निराश चेहरों की तरफ तक नहीं देखा जो उसका समर्थन करते थे। शायद उसने फैसला करते वक्त ही सब कुछ छोड़ दिया था। फूसू अभी भी समझदार है। इस तरह उसने वी जुआंग और बाकियों की आखिरी उम्मीद भी काट दी और उन्हें जीने का आखिरी मौका दे दिया। वो जानता है, अगर मैं कदम उठाता हूँ तो कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ता। फूसू के फैसले को देखकर ज़ाओ भेंग बस शांत मुस्कुराया। वो सब समझ रहा था। लेकिन जब फूसू ने अपना रास्ता चुन लिया, तब भी कुछ लोग थे जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। महाराज, इस तुच्छ अधिकारी के पास एक अर्जी है। चुन्यू युए आगे बढ़ा और जोर से बोला। चुन्यू युए को देखकर यिंगज़ेंग ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन इंपीरियल दरबार में अर्जी देना अधिकारियों का अधिकार था। वो सीधा इनकार नहीं कर सकता था। बोलो, यिंगज़ेंग ने ठंडे स्वर में कहा। आज महाराज के शासन में ग्रेट किन ने पिछले किन राजाओं और पुराने किन लोगों की इच्छा पूरी की है। पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया गया है। लेकिन दुनिया बहुत विशाल है और शासन के लिए गहरी व्यवस्था चाहिए। साम्राज्य भले ही एक हो चुका है, लेकिन नीचे अभी भी छुपे हुए प्रवाह हैं। 6 राज्यों के अवशेष अभी भी गुप्त रूप से हिल रहे हैं। ये तुच्छ अधिकारी मानता है कि हमें पुरखों के प्रणाली का पालन करना चाहिए। राजकुमारों को जागीरें देकर उन्हें ग्रेट किन की रक्षा के लिए नियुक्त करना चाहिए, ताकि विदेशी शासक या स्थानीय शक्तियां विश्वासघात या विद्रोह का साहस न करें। ये तुच्छ अधिकारी सुझाव देता है कि महाराज अपने पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों का अधिकार दें ताकि वो ग्रेट किन के शासन को स्थिर रखें। चुन्यू युए ने बिना हिचकिचाहट भावपूर्ण स्वर में अपनी बात रखी। साफ था, ये सब उसने पहले से तैयार कर रखा था। और जौ वंश की पुरानी जागीरदारी प्रणाली से अलग, जहां विदेशी शासकों को भी जमीन दी जाती थी, चुन्यू युए ने शब्दों को बदल दिया था। अब ये जागीरें किसी बाहरी को नहीं, सिर्फ प्रथम सम्राट के पुत्रों को दी जाएंगी। ऊपर से देखा जाए तो ये बात काफी रीजनेबल लग रही थी। अगर कोई आम सम्राट होता तो ये सुझाव उसके लिए काफी लालच भरा होता। आखिरकार अगर भविष्य में कभी उथल-पुथल होती भी तो राज्य पर शासन करने वाले लोग फिर भी प्रथम सम्राट के सीधे वंशज होते। ग्रेट किन का शासन किसी न किसी रूप में जारी रहता। इसी पल मैं भी लॉर्ड चुन्यू युए की अर्जी का समर्थन करता हूँ। महाराज के शासन में ग्रेट किन ने पूरी धरती को एक किया है। अब पुरखों की प्रणाली को अपनाना उचित है। बिल्कुल सही। अगर राजकुमार को जागीरें दी जाएं तो वो साम्राज्य के रक्षक बन सकते हैं। राजकुमार शासन करें और महाराज आदेश दे कि कोई बाहरी राजा न बन सके, तब ग्रेट किन सदैव अमर रहेगा। हम सब अधिकारी इस अर्जी का समर्थन करते हैं।
एक के बाद एक मंत्री आगे बढ़ने लगे, जोर जोर से अपना समर्थन जताते हुए। अब जब चुनियू यूए ने पहल कर दी थी, तो बाकी लोग भी मौके का फायदा उठा रहे थे, माहौल को और तेज करने के लिए। इनमें से कईयों के लिए ये आखिरी दाव था। अगर ये योजना सफल हो जाती, तो वो अपने पसंदीदा राजकुमार के साथ उसकी जागीर में जाकर उच्च पद हासिल कर सकते थे। सियानियंग में रहकर सिर्फ एक आम अधिकारी बने रहने से ये काफी ज्यादा लाभदायक था। असल में यही वो चाहते थे। अपने स्वार्थ के लिए उनके पास ये जोखिम लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने चिन शी हुआंग को कम आंका था। उन्होंने सम्राट के मन में बसी फ्यूडल जागीरदारी प्रणाली के प्रति गहरी घृणा को बिल्कुल नहीं समझा। 9 मिनिस्टर्स में से एक भी इस योजना के समर्थन में आगे नहीं आया। सिर्फ ये बात ही काफी कुछ कह रही थी। लेकिन जागीरदारी के सपने देख रहे ये लोग अंधे हो चुके थे। उन्हें सिर्फ शक्ति और लाभ दिख रहा था। अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, अगर चिन शी हुआंग ने अपना विचार बदला होता, अगर फूसू गद्दी पर बैठा होता, तो शायद चिन वंश और लंबा चलता। लेकिन चिन शी हुआंग फ्यूडल प्रणाली से नफरत करता है। वो साम्राज्य चाहता है, इंपीरियल अथॉरिटी के नीचे एकजुट, न कि टुकड़ों में बटा हुआ राज्य। और अब जब मैं यहाँ हूँ, ये चीज़ कभी नहीं होने दूंगा। ज़ाओफिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, सबकी चाल एक नज़र में समझते हुए। लेकिन जब इतने सारे अधिकारी जागीरदारी के पक्ष में खड़े हो गए, तो चिन शी हुआंग ने उन पर ठंडी तीखी नज़र डाली और घोषणा की, चिन वंश इस धरती पर कभी भी फ्यूडल जागीरदारी प्रणाली को लागू नहीं करेगा। जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ, ये कभी नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द गिरे, जागीरदारी का समर्थन करने वालों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। क्या महाराज पुरखों की परंपरा को नज़रअंदाज करना चाहते हैं? जागीरदारी से चिन वंश स्थिर रहेगा और सिर्फ राजकुमारों को जागीर देने से बाहरी वंशों का खतरा भी नहीं रहेगा। ग्रेट किन सदैव के लिए अमर हो जाएगा, चुनियू यूए जोर से बोला। जो वंश ने जब जागीरें बांटी थीं, तो 800 साल तक अफरा तफरी रही। क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आता? तुम कह रहे हो सिर्फ मेरे पुत्रों को जागीर मिलेगी, बाहरियों को नहीं। लेकिन समय के साथ कौन ये गारंटी दे सकता है कि वो वफादार ही रहेंगे? क्या तुम चाहते हो मेरे वंशज आपस में ही लड़ते रहें? क्या तुम चाहते हो ये साम्राज्य फिर से अराजकता में डूब जाए? चिन शी हुआंग की गरजती हुई आवाज़ पूरे दरबार में गूंज उठी। एक भयानक दबदबा भरा ऑरा हॉल में फैल गया। इस दबाव के नीचे कोई भी अपनी नज़र उठाकर सम्राट को देखने का साहस नहीं कर सका। चुनियू यूए का चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसके पास कोई उत्तर न बचा। आदेश लिखा जाए, आज से जो भी व्यक्ति दोबारा जागीरदारी का प्रस्ताव रखेगा, उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। चिन शी हुआंग ने हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा। इस एक आदेश के साथ फ्यूडल जागीरदारी की संभावना को पूरी तरह से मिटा दिया गया। ये देखकर चुनियू यूए का आत्मविश्वास टूट गया। वो निराश होकर पीछे हट गया। जो लोग उसके साथ थे, वो भी चुपचाप पीछे हो गए। अब किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। इंपीरियल डिक्री जारी हो चुकी थी। कौन उसे चुनौती दे सकता था? चिन शी हुआंग निर्दयी था और ज़रूरत पड़ने पर वो बिना हिचकिचाए सिर कटवा देता। इसी पल चिन शी हुआंग ने अपनी नज़र ज़ाओ फिंग पर डाली, जो शांत भाव से पास ही बैठा था। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। फिंग, अब तुम क्राउन प्रिंस के रूप में दरबार संभाल रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई राजनीतिक प्रस्ताव है? अचानक बदला हुआ स्वर उसके गहरे प्रेम को साफ दिखाता है। सभी मंत्रियों की नज़रों के बीच ज़ाओ फिंग धीरे से खड़ा हुआ और बोला, महाराज। जैसे ही उसने महाराज कहकर संबोधित किया, चिन शी हुआंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिंग ने आखिरकार मुझे महाराज कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है उसने अपनी पहचान पूरी तरह स्वीकार कर ली है। बाद में मैं उसके लिए पुरखों के मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाऊंगा।
चिनशी हुआंग मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। पुत्र के पास चिन मंच की स्थिरता और पीढ़ियों तक चलने वाली विरासत के लिए एक प्रस्ताव है। बोलो फिंग, चिनशी हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रथों की चौड़ाई का एकीकरण, लिपि का एकीकरण, नैतिक व्यवहार का एकीकरण और माप और तौल की इकाइयों का एकीकरण, जाओ फिंग ने बुलंद आवाज में कहा। इन 12 शब्दों को सुनते ही हर मंत्री के चेहरे का रंग बदल गया। सब तुरंत समझ गए कि अगर ये लागू हो गया तो चिन साम्राज्य में भूकंप आ जाएगा। चिनशी हुआंग का चेहरा पहले थोड़ा बदला, फिर खुशी से चमक उठा। फिंग, आगे बोलो, डिटेल में समझाओ। तुम्हारा पिता तुम्हारा पूरा समर्थन करेगा। इसी पल पूरे दरबार को ये बात साफ हो गई कि कौन सिर्फ जाओ जंग का बेटा था और कौन वाकई चिनशी हुआंग का बेटा था।